हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ, बट आज की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। कैसे डिसीजन मेकिंग आपको फाइट जितवा सकती है, कैसे पता लगा सामने वाली टीम प्रेशर में है, हिटलिस्ट स्ट्रेटेजी जो कि आज से 6 महीने पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी, जो कि मेरे इंस्टाग्राम की फर्स्ट वायरल स्ट्रेटेजी थी। भाई हिटलिस्ट स्ट्रेटेजी बुरीराम ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम कैसे यूज कर रही है अपने टूर्नामेंट के मैचेस में। इतना ही नहीं, लास्ट जोन टैक्टिक्स जो कि मैं ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिटलिस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। आप लोगों में से जो लोग भी इस बार का FF सी फॉल्स देख रहे हैं उनको पता होगा बुरीराम लगभग हर मैच में हिटलिस्ट ले रही है। खासकर डे 3 के 6 आउट ऑफ 3 मैचेस में तो हिटलिस्ट ली ही थी। अब हिटलिस्ट क्यों ली जा रही है, इससे क्या फायदा मिल रहा है और कैसे बुरीराम को इस चीज से फायदा मिला, ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्यों केवल बुरीराम केवल हिटलिस्ट लेके नहीं खेल रही, इंडोनेशिया की भी कई टीम्स और ब्राजील की कई टीम्स भी हिटलिस्ट लेके खेलती है। आंसर बहुत सिंपल है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। बट काफी लोग बोलेंगे ड्यूकर भाई अपनी भी तो इन्फॉर्मेशन जा रही है ना उनके पास। अच्छा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वर्क कैसे करता है पहले ये समझो। जब कोई टीम हिटलिस्ट लेती है तो उसको एनिमी टीम की उस प्लेयर की लोकेशन कंटिन्यूअसली स्पॉट होती है इन द मिनी मैप, एंड जिस टीम के प्लेयर के ऊपर हिटलिस्ट लगती है उस बी टीम के चारों प्लेयर को एनिमी टीम के प्लेयर जिसने हिटलिस्ट ली है उनकी लोकेशन पता लगती रहेगी। बट यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, ए टीम जिसने हिटलिस्ट ली है उसका प्लेयर जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा बी टीम के, उसकी लोकेशन ही केवल बी टीम को पता लगेगी। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, बट मैं आपको ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्लिप देख के आप समझ जाओगे। यहाँ देखो, बुरीराम की टीम ने हिटलिस्ट ली और वो जाके लग गई वैसाका ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स पे। अब मार्वल की वुडेंस पे 2 टीम होल्ड कर रही थी, बुरीराम ई-स्पोर्ट्स और CRM ई-स्पोर्ट्स। वैसाका ई-स्पोर्ट्स उनके जस्ट बगल वाले कंपाउंड पानी वाले घरों में होल्ड कर रही थी। अच्छा, हिटलिस्ट स्ट्रेटेजी कैसे हेल्प करी बुरीराम को, ये जानने से पहले ये जानो ये इंटरनेशनल मैचेस में ही क्यों सबसे ज्यादा यूज होती है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होता है, आप किसी से भी डायरेक्टली जाके 4v4 फाइट नहीं ले सकते आपकी हिटलिस्ट लगने के बाद। यहाँ पे हिटलिस्ट केवल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज करी जाती है, और हिटलिस्ट लगने के बाद ना ही ये पता चलता है किसने लगाई और किसके ऊपर लगी है, वहाँ भी नाम हिडन होते हैं। किल फीड ऑफ होने की वजह से किसी का भी नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं होता है। दैट मींस अगर आप एक अच्छे टूर्नामेंट पे जहाँ पे किल फीड ऑफ होती है, ऑफिशियल रूम में खेल रहे होते हो, अगर आप वहाँ हिटलिस्ट लेते हो तो आपको किसके ऊपर हिटलिस्ट लगी ये पता नहीं चलेगा। तो यहाँ बुरीराम ने अगर हिटलिस्ट ली है तो केवल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ली है कि उनके आसपास कोई टीम तो नहीं है, एंड उसी वजह से यहाँ बुरीराम की टीम अर्ली वाइप आउट होने से बच गई। बुरीराम का प्लेयर्स को मिनी मैप में शो हो रहा था कि पानी वाले घरों में उनकी हिटलिस्ट बैठी हुई है, एंड ऐसी कंडीशन में एक डाउट भी क्रिएट होता है कहीं वही टीम जिसके ऊपर हिटलिस्ट लगी है उसी के 3 प्लेयर्स आके आगे तो नहीं बैठे हुए और अपने हिटलिस्ट वाले प्लेयर को पीछे बैठा दिया हो। यही चीज क्लियर करने के लिए बुरीराम के प्लेयर हल्का सा क्लोज इन कर देते हैं CRM के ऊपर। जैसे ही क्लोज जाते हैं पता लगाने की कोशिश करते हैं कंपाउंड के अंदर आखिर कितने बंदे बैठे हुए हैं, और जब पता लगता है तो उन्हें एक बात क्लियर हो जाती है, सामने पानी वाले घर में 4 बंदे अलग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बुरीराम की हिटलिस्ट लगी थी। यहाँ पे बुरीराम ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें पता था जैसे ही वो यहाँ क्लोज इन करेंगे, सेकंड जोन ही चल रहा है, सामने पानी वाले घर वाली स्क्वाड आकर उनकी थर्ड पार्टी कर देगी। जो ही ना एक लॉन्ग से नॉक निकाल भी देता है, बट कोई भी प्लेयर ना ही बसाना ना ही क्रूज क्लोज इन करते हैं। जितना हो सके फायर करते हैं, ग्लू वॉल छोड़ने का साउंड देते हैं जिसपे सामने वाली जो पानी वाली घर की स्क्वाड है उसको लगे यहाँ पे क्लोज इन फाइट चल रही है। एंड गाइस यू वोंट बिलीव, यहाँ कुछ वैसा ही हुआ। वैसा का ई-स्पोर्ट्स के जैसे प्लेयर्स को पता चलता है सामने वाले कंपाउंड में क्लोज इन फाइट चल रही है, लॉन्च पैड लगा के फटाक से वुडन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ बसाना और क्रूज बैकआउट करने लगते हैं, क्योंकि बुरीराम वहाँ पे क्लोज इन फायर इसलिए दे रही थी जिसपे सामने वाली पानी वाली टीम उनके ऊपर क्लोज इन कर दे, उनको थर्ड पार्टी का एक मौका मिल जाए। बट वैसा का ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को जैसे ही पता चला जो टीम क्लोज इन कर रही थी वो टीम बैकआउट करने लगी है, तो उनके प्लेयर्स भी ग्लू वॉल्स लगा के बैकआउट करने लगे। यहाँ वैसा का ई-स्पोर्ट्स के लॉन्च पैड को वेस्ट करा दिया, साथ ही CRM की यूटिलिटीज को भी वेस्ट करा दिया। फिर वेट करने के बाद जैसे ही 4th से 5th जोन बनने वाला होता है, CRM के ऊपर रश करके बुरीराम उसको वाइप आउट कर देती है। यहाँ देखो बुरीराम ने कैसे हिटलिस्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करा, वैसा का ई-स्पोर्ट्स को अट्रैक्ट करा फेक फायर से, इस फाइट का बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन करा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप ये स्ट्रेटेजी को पेड स्क्रिम्स में यूज कर पाओगे? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है काफी सारी पेड स्क्रिम्स में कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब सेकंड जोन बनता नहीं और 20 बंदे बचते पूरी लॉबी में। मतलब क्या ही प्रैक्टिस होगी और क्या ही कंपटीशन मिलेगा। बट मेरे पास एक ऐसी लॉबी है जहाँ पे कंपटीशन आपको तगड़ा देखने मिल जाएगा। OG एम्पायर पेड स्क्रिम, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, सारी लॉबीज को लाइव कराते हैं और कास्टर का रिएक्शन भी बहुत बेस्ट मिलता है। उस रिएक्शन की हेल्प से आप अपनी इंस्टाग्राम की रील क्रिएट कर सकते हो और वायरल हो सकते हो। सुबह 12 बजे से लॉबी स्टार्ट होती है और रात को 12 बजे तक चलती है। सारी लॉबीज YT पर लाइव होती है और रिजल्ट तो 30 सेकंड के अंदर ही आपके ग्रुप में आ जाएंगे आपके मैच खत्म होने के बाद। और बेस्ट थिंग, अगर आप जीतते हैं तो आपकी विनिंग अमाउंट 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगी। वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन है लिंक के साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन करके रखी हुई है कि ज्वाइन करो और ग्राइंड के साथ साथ पैसे भी छापो। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, एंड यहाँ हम बात करेंगे द फाइट बिटवीन GOW एंड ONIC ई-स्पोर्ट्स के बारे में। एंड ये कोई नॉर्मल 4v4
4v4 फाइट नहीं है, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। लाइक कैसे जाने सामने वाली टीम प्रेशर में है। एक 4v4 फाइट में केवल परफेक्ट एंगल क्रिएशन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ ही जब आप एक कंपाउंड के अंदर क्लस्टर्ड हो जाते हैं तो 4v4 फाइट जीतना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब जब आप केवल ये सोचो कि इस फाइट से कैसे बचा जाए और ये चीज आपको कैसे मरवा सकती है, ये आप इस फाइट को देख के समझ जाओगे। GOW के प्लेयर फायर ब्रिगेड पे थे और ओनिक के प्लेयर जो कि रिज पे बैठे हुए थे उनको स्पॉट कर लिया था। अगर आपको याद होगा, मैंने एक प्रीवियस वीडियो जो कि मेरी थी कैसे क्वालिफाई करे टूर्नामेंट को, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था फर्स्ट जोन होता है फाइट लेने के लिए और सेकंड जोन होता है रोटेशन करने के लिए। इंटरनेशनल टीम से भी कुछ ऐसा ही करती है। फर्स्ट जोन ही था और एक टीम में स्पॉट हुई थी तो ऑब्वियस था फाइट तो होनी ही थी क्योंकि चांसेस होते हैं बचने के। GOW प्लेयर इतना एक्टिव हो चुके थे, लॉन्च पैड निकाल के डायरेक्टली रश कर देते हैं। लॉन्च पैड से हल्का सा राइट की तरफ जाते हैं जिससे उन्हें एक ट्रिच का कवर मिल जाए। बट ओनिक की परफॉर्मेंस पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा डाउन गई थी, जिस वजह से वो ऑलरेडी बहुत सेफ खेलना चाह रहे थे इस गेम को, इसलिए वो लॉन्च पैड लगा के पीछे ब्लैक हाउस की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी चीज से GOW के प्लेयर्स को एक चीज का पता चल जाता है, सामने वाली टीम बहुत ज्यादा डरी हुई है या फिर वो 3 ही प्लेयर हैं। इसलिए GOW के चारों प्लेयर्स अंधों की तरह रश करना चालू कर देते हैं। 2 प्लेयर्स लॉन्च पैड लगा के पिंक हाउस के ऊपर चले जाते हैं, एक प्लेयर राइट वाली रिज पे जो सेंट्रल के पीछे वाला पत्थर होता है वहां पहुंच जाता है। 14 प्लेयर लेफ्ट से रोटेट करके एक हाई ग्राउंड जो जिपलाइन वाला एरिया है जो डायरेक्टली सेंट्रल के अंदर पहुंच जाता है वहां पहुंच जाता है। ओनिक के प्लेयर्स को एक कंपाउंड के अंदर पूरा क्लस्टर्ड कर देते हैं और जब आप सामने वाली टीम को एक कंपाउंड के अंदर क्लस्टर्ड कर दो तो आप समझ लेना 50% फाइट को ऑलरेडी जीत चुके हो, क्योंकि क्लस्टर्ड हुई टीम का माइंड वर्क करना बंद हो जाता है। जब माइंड वर्क करना बंद हो जाता है तो ना ही सही डिसीजन ले पाते हो, ना ही आपकी फायर पावर वर्क करती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओनिक ने लगभग GOW के सारे प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया था, ड्यान को तो अच्छा खासा डैमेज भी दिया था, यहाँ तक कि पिंक हाउस के ऊपर चढ़े टॉन को डाउन भी कर दिया। ऐसा ही सेट जब आप एक क्लस्टर्ड पोजीशन में आ जाते हो तो आपका माइंड वर्क करना बंद कर देता है। एंड यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओनिक को पता था सामने केवल 2 ही बंदे हैं, एक बंदा नॉक भी कर दिया, तब भी किसी भी ओनिक के प्लेयर ने सामने वालों के ऊपर रश नहीं करा। एंड ये थी ओनिक की सबसे बड़ी गलती। वैसे दोनों बंदे रिवाइव हो जाते हैं और लेफ्ट से रश करके एक बंदे को नॉक कर देते हैं, फिर एक एक कर ओनिक के बंदे आकर पिट जाते हैं और इस फाइट को हार जाते हैं। एंड इसको ही कहा जाता है अगर सामने वाला बंदा डरा हुआ है तो उसको और डराओ। एंड वही सेम चीज यहाँ पे GOW ने भी करी ओनिक के साथ में। ये तो थी 4v4 फाइट, बट इसी मैच की एक लास्ट जोन फाइट भी है जहां पर टीम फ्लैश ने ल्यूरिंग टेक्निक और डिसिप्लिन से कैसे इस मैच को बुया कर दिया। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट फाइट, जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस पूरी फाइट की एक रील बनाई जाए जो कि एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट करने पर आएगी, विच इज 62K फॉलोअर्स। आई नो थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा हूँ, बट मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद और पूरा ट्रस्ट है आप लोग करवा दोगे। बाकी दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने टीममेट के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।